हेलो, नमस्कार, जय हिंद, जय भारत। आप सभी का AB97 क्लासेस यूट्यूब चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत, हार्दिक अभिनंदन है। हमने जो NCERT 10th क्लास जो अध्याय नंबर चैप्टर नंबर 1 और चैप्टर नंबर 2 हम पिछली क्लासों में हम अध्ययन कर चुके हैं। आज हम इस इतिहास जो NCERT 10th क्लास है इसका अध्याय नंबर 3 और जो खंड नंबर 2 है उसमें अध्याय नंबर 3 हमारा है वो है कि भूमंडलीकृत विश्व का बनना। जो भूमंडलीकृत विश्व का बनना हम अध्याय नंबर 3 है ये आज हम डिस्कशन करेंगे। जो साथी इस चैनल पे पहली बार आए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और लाइक करें और इस क्लास को शेयर करें, क्योंकि ये एग्ज़ाम बोर्ड और ऑल कंपटीशन के लिए बहुत ही बेहतरीन क्लास रहने वाली है ये हमारी आज की। और आज हम इस सेशन को शुरू करते हैं भूमंडलीकृत विश्व का बनना। इससे पहले हम 2 क्लास है वो हम ऑलरेडी कर चुके हैं, तो आज के इस सेशन को हम शुरू करते हैं। भूमंडलीकृत विश्व का बनना क्या है? आधुनिक युग से पहले जब हम वैश्वीकरण की बात करते हैं तो आमतौर पर एक ऐसी आर्थिक व्यवस्था की बात करते हैं कि वैश्वीकरण की बात करते हैं तो हम किसकी बात करते हैं? आर्थिक व्यवस्था की, जो मोटे तौर पर पिछले लगभग 50 सालों से ही हमारे सामने आई है। कि वैश्वीकरण की जो बात करते हैं तो हम किसकी बात करेंगे? एक आर्थिक व्यवस्था। आर्थिक व्यवस्था कब हमारे सामने आई थी? 50 सालों से हमारे सामने आई है। लेकिन जैसा कि आप इस अध्याय में देखेंगे कि कह रहे कि हम इस अध्याय में क्या देखेंगे? भूमंडलीकृत विश्व बनने की प्रक्रिया। हम इस अध्याय में देखेंगे कि भूमंडलीकृत है वो किस विश्व में कैसे बन रहे हैं, जो इसकी बनने की जो प्रोसेस है, वो जो प्रक्रिया है वो कैसे है, व्यापार का जो काम है वो कैसे हो रहा है, काम की तलाश में एक जगह से दूसरी जगह जाते लोगों का, और पूंजी और बहुत सारी चीज़ों की वैश्विक आवाजाही की जो आने और जाने का जो बहुपूंजियाँ हैं वो एक लंबा इतिहास रहा है। ये हम आज के इस सेशन में हम डिस्कशन करेंगे। जो साथी इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं करा है तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें। और हम इससे पहले 2 क्लास हम अध्ययन कर चुके हैं। जो साथी इस वीडियो को पहली बार देख रहे हैं तो हमारी पिछली जो क्लास है वो ज़रूर देखें। आज जब हम अपने जीवन में वैश्विक आपसी संपर्कों के बारे में सोचते हैं तो हम उन युगों के बारे में जानना चाहिए जिनसे गुजरते हमारी ये दुनिया ऐसे बनी है। कि इतिहास के दौर में मानव समाज एक दूसरे के ज़्यादा नज़दीक आते गए। कि इतिहास के दौर में जो इतिहास है उसके दौर में मानव समाज एक दूसरे मानव और समाज क्या एक दूसरे के नज़दीक संपर्क आते गए, एक दूसरे से क्लोज, एक दूसरे के नज़दीक होते गए। प्राचीन काल से ही यात्री, व्यापार, पुजारी और तीर्थयात्री ज्ञान, अवसरों और आध्यात्मिक शांति के लिए उत्पीड़न, यातनापूर्वक जीवन से बचने के लिए दूर दूर की यात्राओं पर जाते रहे। कि इतिहास के दौर में मानव है एक दूसरे के संपर्क में आया। और प्राचीन काल से जो यात्री थे वो क्या थे? व्यापारी थे, पुजारी और तीर्थयात्री ज्ञान, अवसर और आध्यात्मिक शांति के लिए अपना जो उत्पीड़न यातनापूर्वक जो जीवन है उससे बचने के लिए दूर दूरों की यात्रा पे जाते थे। जो कह रहे हैं कि इसमें हम क्या समझ सकते हैं? जो प्राचीन यात्री था ना, प्राचीन यात्री अपने जो जीवन चल रहा है, जो उत्पीड़न जीवन है उससे बचने के लिए लंबी लंबी दूरी यात्राएं करते थे। क्या करते? तीर्थ यात्रा करते थे, लंबी लंबी दूरियां करते, जिससे अपने जो जीवन है वो अच्छे से जिसके जो उत्पीड़न जीवन है उससे बचने के लिए अपनी यात्राओं में ये प्राचीन जो यात्री थे वो क्या करते थे अपनी यात्राओं में? कि तरह तरह की चीज़ें, पैसा, मूल्य, मान्यताएं, हुनर, विचार, आविष्कार और यहाँ तक कि कीटाणु और बीमारियां भी साथ लेकर चलते रहे। कि जो प्राचीन यात्री है, किसन बन सकता है? प्राचीन यात्री अपने
जीवन जो उत्पीड़न है उसको कैसे व्यतीत करते थे। तो वो अपने जो उस जीवन को खुशलमय रखने के लिए वो क्या करते थे, तीर्थ यात्रा करते थे। लंबी लंबी दूरियां हैं, दूर दूर इलाकों में जाते थे, जिसे अपने उस उत्पीड़न जो जीवन है इसको व्यतीत कर सके एक खुशलमय समय में। तो ये था हमारा क्वेश्चन बन सकता है। और जो यात्री थे वो अपने साथ क्या लेकर जाते थे, तो पैसे, मूल्य, हुनर, विचार, आविष्कार और यहाँ तक कि कीटाणु और बीमारियां भी साथ लेकर चलते रहे। कब की बात है, 3000 ईसा पूर्व में। कि 3000 ईसा पूर्व में समुद्री तटों पर होने वाले व्यापार के माध्यम से सिंधु घाटी की सभ्यता उस इलाके में जुड़ी हुई थी। कि सिंधु घाटी की जो सभ्यता की बात है उसमें व्यापार हो रहा है, वो हो रहा है 3000 ईसा पूर्व की बात। 3000 ईसा पूर्व से पहले समुद्री जो तटों पर होने वाले व्यापार के माध्यम से समुद्र घाटी की सभ्यता उस इलाके से जुड़ी हुई है, जिसे आज हम पश्चिमी एशिया के नाम से जानते हैं। क्वेश्चन हमारा बन सकता है एग्जाम बोर्ड और ऑल कंपटीशन के लिए कि 3000 ईसा पूर्व, 3000 ईसा पूर्व में समुद्री तटों पर होने वाले, कि 3000 ईसा पूर्व में समुद्री तटों पर होने वाले व्यापार के माध्यम से, किसके व्यापार के माध्यम से सिंधु घाटी की सभ्यता उस इलाकों से जुड़ी हुई थी, जिसे आज हम खालिस्तान के नाम से जानते हैं। तो हमारा आंसर आएगा कि पश्चिमी एशिया के नाम से जानते थे। कब, सिंधु घाटी को, किसमें, 3000 ईसा पूर्व से जो पूरी तट और व्यापार के माध्यम से सिंधु घाटी की सभ्यता इलाकों से जुड़ी हुई थी, जिसे आज हम पश्चिमी एशिया के नाम से जानते हैं। और इससे हमारा एक क्वेश्चन है वो बन सकता है, 1 नंबर हमारा आ सकता है एग्जाम बोर्ड के लिए। जो MCQ क्वेश्चन आएंगे उसमें हमारा एक क्वेश्चन ये आ सकता है, तो इसे जरूर याद करें। आज हम 1000 साल से भी ज्यादा समय में मालदीव के समुद्र में पाई जाने वाली कौड़ियाँ, जिन्हें पैसे या मुद्रा के रूप में इस्तेमाल किया जाता है, कि मालदीव के समुद्र में पाई जाने वाली कौड़ियाँ किसके रूप में इस्तेमाल करते थे, पैसा या मुद्रा के रूप में। किसके, पैसा या मुद्रा के रूप में चीन और पूरी अफ्रीका तक पहुँचती रही। कि आज 1000 साल से भी ज्यादा के समय में मालदीव के समुद्र में पाई जाने वाली जो कौड़ियाँ है, जो पैसे है, जो मुद्रा है, कहाँ तक पहुँचती रही, ये पहुँचती रही चीन और पूरी अफ्रीका तक। कहाँ पहुँचती रही थी, चीन और पूरी अफ्रीका तक पहुँचती रही। बीमारी फैलने वाले कीटाणुओं का दूर दूर तक पहुंचने का इतिहास भी 7वीं सदी तक ढूंढा जा सकता है। कि जो बीमारियां हैं, फैलने वाले कीटाणुओं तक दूर दूर पहुंचने का इतिहास कौन सी शताब्दी तक ढूंढा जा रहा है, 7वीं शताब्दी तक ढूंढा जा रहा है। कि जो प्राचीन जो यात्री थे, तीर्थ यात्री थे, पुजारी थे, जो यात्रा करते थे, वो पैसे तो साथ रखते थे, मुद्रा भी थे, और क्या थे, साथ में बीमारी भी, कीटाणु भी लेकर चलते थे। बात ये ही थी। फिर हमने देखा 3000 ईसा पूर्व जो सिंधु घाटी समुद्री तटों पर होने वाले व्यापार के माध्यम से सिंधु घाटी की सभ्यता को किस नाम से जाना जाता है, तो पश्चिमी एशिया के नाम से जाना जाता है। और कह रहा है कि जो मालदीव के समुद्र में पाई जाने वाले जो पैसे हैं, मुद्रा है, कौड़ियाँ, वो किस देश तक पहुंचाई जाती थी, पूरी चीन और पूरी अफ्रीका तक पहुंचाई जाती थी। बीमारी फैलने का कारण क्या था, कीटाणुओं तक दूर दूर पहुंचाने का इतिहास कौन सी शताब्दी तक ढूंढा जा सकता है, 7वीं शताब्दी। ये हमारे यहाँ से 4 जो पॉइंट है एग्जाम कंपटीशन के लिए और एग्जाम बोर्ड के लिए, ये 4 पॉइंट है हमें जरूर याद रखने इस स्लाइड से। 13वीं सदी के बाद तो इनके प्रसार की निश्चय ही साफ देखा जा सकता है। क्या, रेशम मार्ग। हमारा नेक्स्ट पॉइंट रहेगा कि रेशम मार्ग सिल्क रूट से जुड़ती दुनिया। कि किस प्रकार से रेशम मार्ग और सिल्क रूट से जुड़ती दुनिया है, और किस प्रकार ये दुनिया है जो रेशम मार्ग एक व्यापार करते थे। ये हम डिस्कशन करेंगे कि आधुनिक काल से पहले के युग में दुनिया के दूर दूर स्थित भागों के बीच
व्यापारिक और सांस्कृतिक संपर्कों का सबसे जीवित उदाहरण है कि आधुनिक काल के समय से पहले दुनिया के दूर दूर स्थित दूर दूर भागों के बीच में व्यापारिक और सांस्कृतिक संपर्क का सबसे जीवित उदाहरण है कि क्वेश्चन बन सकता है कि एग्जाम बोर्ड के लिए आधुनिक काल से पहले युग में दुनिया के दूर दूर स्थित भागों के बीच में किसका संपर्क सबसे जीवित उदाहरण था। वो था व्यापारिक और सांस्कृतिक। व्यापारिक और सांस्कृतिक एक क्या थे, जीवित उदाहरण था आधुनिक काल से। सिलक मार्गों के रूप में दिखाई देता है। किसके मार्ग के रूप में दिखाई देता है? सिलक मार्गों के रूप में दिखाई देता है। सिलक मार्ग नाम से पता चलता है, सिलक मार्ग के नाम से क्या पता चलता है कि इस मार्ग से पश्चिम को भेजे जाने वाले, सिलक मार्ग के नाम से क्या पता चलता है। हमारा एक पॉइंट यहाँ से इस स्लाइड से बन सकता है। सिलक मार्ग नाम से पता चलता है कि इस मार्ग से पश्चिम को भेजे जाने वाले चीनी रेशम सिलक का कितना महत्व था। कि सिलक मार्ग है, इस सिलक मार्ग है जो पश्चिम को भेजे जाने वाले, किस साइड में जो अहम ये सिलक मार्ग है चीनी रेशम भेजा जाता है, वो भेजा जाता है पश्चिम की ओर। पश्चिम की ओर चीनी रेशम सिलक का कितना महत्व था। इतिहासकारों ने बहुत सारे सिलक मार्गों के बारे में बताया है। सिलक मार्गों के बारे में बताया है, जमीन या समुंदर से होकर, जमीन या समुंदर से होकर गुजरने वाले ये रास्ते न केवल एशिया के विशाल क्षेत्रों को एक दूसरे से जोड़ने का काम करते थे। कि जो सिलक मार्ग है वो जमीन या समुंदर से होकर, जमीन या समुंदर से होकर गुजरने वाले ये रास्ते न केवल एशिया के विशाल क्षेत्रों को एक दूसरे से जोड़ने का काम करते थे, बल्कि एशिया को यूरोप और उत्तरी अफ्रीका से भी जोड़ते थे। कि एशिया जो है ना, सिलक मार्ग जमीन या समुंदर से होकर गुजरने वाले रास्ते थे। परंतु ये नहीं था, परंतु ये किस किस को जोड़ते थे? एशिया को, जो एशिया है वो यूरोप और उत्तरी अफ्रीका से भी जोड़ते थे। कि हमारा पॉइंट यहाँ से एग्जाम कंपटीशन और एग्जाम बोर्ड के लिए बन सकता है कि जो सिलक मार्ग होता था, जो रेशम सिलक मार्ग व्यापार होता था, ये किन किन को जोड़ता था? एशिया को यूरोप और उत्तरी अफ्रीका से भी जोड़ते थे। ऐसे मार्ग ईसा पूर्व के समय से सामने आ चुके थे। ऐसे मार्ग कब से? ईसा पूर्व के समय से ही सामने आ चुके थे, लेकिन 15वीं शताब्दी तक जो है अस्तित्व में आए थे। कब आए थे? 15वीं शताब्दी में। इसी रास्ते से चीनी पोट्री जाती थी। किस रास्ते से? चीनी जो पोट्री जाती थी, और इसी रास्ते से भारत व दक्षिण पूर्वी एशिया के कपड़े और मसाले दुनिया के दूसरे भागों में पहुंचाते थे। कि एग्जाम बोर्ड के लिए क्वेश्चन बन सकता है कि जो चीनी रेशम मार्ग, जो सिलक मार्ग था, उसमें किन किन एशिया किन किन को जोड़ता था? एशिया किन किन को? एशिया यूरोप को, उत्तरी अफ्रीका को भी जोड़ता था। क्वेश्चन बन सकता है कि 15वीं शताब्दी में ये अस्तित्व में आया था। कि जो सिलक मार्ग, ये जो इस रास्ते से कौन गुजरता था? चीनी पोट्री जाती थी। और इसी रास्ते से, किस रास्ते से? जो सिलक मार्ग है और जो एशिया, उत्तरी अफ्रीका, यूरोप को जोड़ता, इसी रास्ते से भारत है किन के साथ कपड़े व मसाले की दुनिया एक दूसरे के भागों में पहुंचाते थे। किसके साथ? दक्षिणी और पूर्वी एशिया के, दक्षिणी और पूर्वी एशिया के कपड़े या मसाले दुनिया के एक दूसरे के भागों में पहुंचाते। तो यहाँ से एग्जाम बोर्ड के लिए क्वेश्चन है वो बन सकते हैं। वापसी में सोने या चांदी जैसी कीमती धातुएं यूरोप से एशिया पहुंचती थी। कि जो यहाँ से क्या भेजा जाता था? कपड़े व मसाले हैं दुनिया के दूसरे देश से भागों में पहुंचाए जाते थे। और वापसी में क्या मिलता था? सोने और चांदी जैसी कीमती धातु यूरोप से एशिया पहुंचती थी। एशिया से यूरोप क्या पहुंचाया जाता था? मसाले और कपड़े। एशिया से यूरोप मसाले और कपड़े। यूरोप से वापस किया जाता सोना और चांदी की धातुएं हैं वो वापस आती थी। यहाँ से एग्जाम बोर्ड के लिए क्वेश्चन बन सकता है। व्यापार और सांस्कृतिक आदान प्रदान, व्यापार और सांस्कृतिक आदान प्रदान दोनों प्रक्रियाएं साथ साथ चलती है। कि क्वेश्चन बन सकता है कि निम्न में से कौन सी दोनों प्रक्रियाएं साथ साथ चलती है? व्यापार और सांस्कृतिक। व्यापार होगा तो वहां क्या होगी? सांस्कृतिक होगी, संस्कृति होगी। तो ये क्या है? एक साथ चलती है।
शुरुआती काल के ईसाई मिशनरी निश्चय ही इसी मार्ग से एशिया में आते थे। कि कह रहे कि शुरुआती काल में कौन है इसी मार्ग से एशिया में आते थे, कौन? ईसाई जो मिशनरी थे। कुछ सदी के बाद मुस्लिम धर्मापदेशक इसी रास्ते से दुनिया में फैले थे। जो मुस्लिम है जो मुस्लिम है वो किस रास्ते से दुनिया में, जो सिलक मार्ग होता था, जो इसी रास्ते से इनका जो धर्म है वो पहुंचा था। इससे भी बहुत पहले पूरी भारत में उपजा बौद्ध धर्म सिलक मार्ग की विविध शाखाओं से कई दिशाओं में फैल चुका था। जो बौद्ध धर्म था, बौद्ध धर्म किस मार्ग से सभी जगह फैला था, सभी दिशाओं में फैल चुका था? कौन सा? जो सिलक मार्ग था, इसी दिशाओं में। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा भोजन की यात्रा कैसे हुई। भोजन की यात्रा और स्पेगेटी और आलू। जब हमारे खाद्य पदार्थ पूरे देशों के बीच सांस्कृतिक आदान प्रदान के कई उदाहरण पेश करते हैं कि हमारे खाद्य पदार्थ क्या आदान प्रदान करते हैं? सांस्कृतिक। और हमने देखा जहाँ व्यापार होगा वहाँ क्या होगी? सांस्कृतिक होगी। उदाहरण के लिए पेश करते हैं, जब भी व्यापारी और मुसाफिर फिर किसी नए देश में जाते थे, कि जब कोई व्यापारी है, मुसाफिर है, कोई नई देश में जाते थे तो जाने अनजाने वो नई फसलों के बीज बो आते थे। क्यों जाते थे? और नए अनजाने और जाने में क्या नई फसलों के बीज बो आते थे। संभव है कि दुनिया के विभिन्न भागों में मिलने वाले झटपट तैयार होने वाले रेडी खाद्य पदार्थों को भी साझा स्रोत रहे हों। आइए जो स्पेगेटी है और नूडल्स का ही उदाहरण ले। माना जाता है कि नूडल्स चीन से पश्चिम में पहुंचे। नूडल्स कहाँ से? चीन से पश्चिम में पहुंचे और वही उनसे जो स्पेगेटी का जन्म हुआ। स्पेगेटी का जन्म कहाँ हुआ था? जो चीन से पश्चिम में पहुंचे वहीं क्या है, इसका जन्म हुआ था। संभव है कि पास्ता अरब यात्रियों के साथ 5वीं सदी से सिसिली पहुंचे, जो अब इटली का एक टापू है। इसी तरह के आहार भारत और जापान में भी पाए जाते हैं। इसलिए हो सकता है कि हम कभी भी यह न जाने सके कि उनका जन्म कैसे हुआ होगा। फिर भी इन अनुमानों के आधार पर इतना जरूर कहा जा सकता है कि आधुनिक काल से पहले भी दूर देशों के बीच सांस्कृतिक लेन देन चल रहा होगा। आलू, सोया, मूंगफली, मक्का, टमाटर, मिर्च, शकरकंद और ऐसे बहुत सारे दूसरे खाद्य पदार्थ लगभग 500 साल पहले हमारे पूर्वजों के पास नहीं थी। ये खाद्य पदार्थ यूरोप, एशिया में तब पहुँचे जब क्रिस्टोफर कोलंबस, जो कह रहा है कि यूरोप और एशिया में जब पहुँचे, जब कोलंबस है गलती से उन अज्ञात महाद्वीपों में पहुंचा जिन्हें बाद अमेरिका के नाम से जाना जाने लगा था। अमेरिका के नाम से जाना जाने लगा था। कोलंबस है, कोलंबस गलती से खोज की यात्रा करता है। वो भारत की खोज करने निकला था परंतु अमेरिका की खोज कर चुका था। अमेरिका का मतलब उत्तरी अमेरिका, दक्षिणी अमेरिका, कैरिबियन द्वीप समूह। दरअसल हमारे बहुत से सारे खाद्य पदार्थ अमेरिका की मूल निवासी यानी अमेरिकन इंडियनों से हमारे पास आए हैं, कि जो कहाँ से आए? अमेरिका से आए हैं। कई बार नई फसलों के आने से जीवन में जमीन आसमान का फर्क आ जाता है। साधारण से आलू का इस्तेमाल शुरू करने पर यूरोप के गरीब की जिंदगी आमूल रूप से बदल गई। उनका भोजन बेहतर हो गया, औसत उम्र बढ़ने लगी। आयरलैंड के गरीब काश्तकार तो आलू पर इस पर हद तक निर्भर हो चुके थे। 1840 के दशक में मध्य में किसी बीमारी के कारण आलू की फसल खराब हो गई तो लाखों लोग भूखमरी के कारण मौत के मुंह में चले गए। विजय, बीमारी और व्यापार। 16वीं सदी में जब यूरोपीय जहाजियों ने एशिया तक का समुद्री रास्ता ढूंढ लिया और वे पश्चिमी सागर को पार करते हुए अमेरिका तक जा पहुंचे तो पूरा आधुनिक विश्व बहुत छोटा सा दिखाई देने लगा। कि 16वीं सदी में जब यूरोपीय जहाजियों ने कहाँ का रास्ता ढूंढा था? एशिया तक का रास्ता ढूंढा था। यूरोपियों ने कौन सी शताब्दी में एशिया का रास्ता ढूंढा था? तो 16वीं शताब्दी में। कौन सा? 16वीं शताब्दी में पश्चिमी सागर को पार करते अमेरिका तक जा पहुंचे थे। कि 16वीं शताब्दी में। कौन सी शताब्दी है? 16वीं शताब्दी है। और कौन है? यूरोपीय लोग है, जहाजियों ने, यूरोपीय जहाजियों ने कहाँ तक का रास्ता ढूंढा था? एशिया तक का। और वो कहाँ
कौन से सागर को पार कर गए थे? पश्चिमी सागर को पार करते हुए कहाँ जा पहुंचे थे? तो हम कहेंगे कि अमेरिका जा पहुंचे थे, अमेरिका जा पहुंचे थे। पूर्व आधुनिक विश्व बहुत छोटा सा दिखाई देने लगा। जो पूर्व आधुनिक विश्व है वो कैसा दिखाई देने लगा? छोटा। तो हमारे यहाँ से क्या इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकता है कि 16वीं शताब्दी में जहाज, यूरोपीय जहाजियों ने कौन सा रास्ता ढूंढा था? हमारा आंसर आएगा एशिया तक। और किस सागर को पार करते हुए अमेरिका तक जा पहुंचे थे? तो आंसर आएगा हमारा पश्चिमी सागर। तो यहाँ से हमारे 2 क्वेश्चन है एग्जाम बोर्ड और कंपटीशन के लिए क्वेश्चन यहाँ से बन सकते हैं। नेक्स्ट पॉइंट ये रहेगा कि पूर्व आधुनिक विश्व युद्ध बहुत छोटा दिखाई देने लगा। इससे पहले कई सदियों से हिंद महासागर के पानी में फलता फूलता व्यापार, तरह तरह के सामान, लोग, ज्ञान, परंपराएं एक जगह से दूसरी जगह आ जा रही थी। कि कह रहे कि पूर्व आधुनिक कैसा दिखाई दे रहा था? छोटा सा दिखाई दे रहा था। कई सदियों तक हिंद महासागर के पानी में फलता फूलता व्यापार, तरह तरह के सामान, लोग, ज्ञान और परंपराएं एक जगह से दूसरी जगह आ जा रही थी। भारतीय उपमहाद्वीप ने इन प्रभावों के रास्ते में एक अहम बिंदु था। कि भारतीय उपमहाद्वीप इन प्रभावों के रास्ते में क्या एक बिंदु था? एक अहम बिंदु था जो पूरे नेटवर्क में इस इलाके को भारी महत्व था। यूरोपियों की दाखिले से ये आवाजाही जो आना और जाना है और बढ़ने लगा। इन प्रभावों की दिशा यूरोप की तरफ भी मुड़ने लगी थी। और किस तरफ मुड़ने लगी थी? यूरोप की तरफ मुड़ने लगी थी। और अपनी खोज से पहले लाखों साल में अमेरिका का दुनिया से कोई संपर्क नहीं था। कि कह रहे कि जो अपनी खोज से लाखों साल पहले अमेरिका का दुनिया से कोई संपर्क नहीं था। अमेरिका का कोई संपर्क नहीं था। अमेरिका ने एक खोज करते हैं, लेकिन 16वीं सदी से उसकी विशाल भूमि और बेहिसाब फसलें व खनिज पदार्थ पर हर दिशा में जीवन का रूप रंग बदलने लगा। कि कह रहे कि अपनी खोज से पहले लाखों साल में अमेरिका का कोई दुनिया में कोई संपर्क नहीं था, और लेकिन 16वीं सदी से उसकी विशाल भूमि और बेहिसाब फसलें व खनिज पदार्थ हर दिशा में जीवन का रंग रूप बदलने लगा था। आज के पेरू और मेक्सिको में मौजूद खानों से निकलने वाली कीमती धातुएं कौन से है? कौन सा जगह है? पेरू और मेक्सिको। कौन से स्थान है जी? पेरू और मेक्सिको से कौन सी चीजें निकलती है? कीमती चीजें निकलती है, जैसे धातुएं। खासतौर से चांदी ने यूरोप की संपदा को बढ़ाया है। कि पेरू और मेक्सिको में कौन सी धातुएं निकल रही हैं? जो चांदी की धातु है वो यूरोप की संपदा को बढ़ाया। और पश्चिमी एशिया के साथ होने वाले उसके व्यापार को गति प्रदान किया। कि पश्चिमी एशिया के साथ होने वाले उससे व्यापार को गति प्रदान किया। कौन से स्थान पे है जिसने चांदी और धातुओं की वो संपदा है, वो कीमती चीजें मिली थी, वो है पेरू और मेक्सिको की जो खाने हैं। पेरू और मेक्सिको में कौन सी खाने? चांदी की खाने, जिसने पश्चिमी एशिया के साथ होने वाले उसके व्यापार की गति को प्रदान की। 17वीं शताब्दी में आते आते 16वीं शताब्दी में पढ़ा कि कैसे ये हुआ। 17वीं शताब्दी में आते आते यूरोप पर दक्षिणी अमेरिका की धन संपदा के बारे में तरह तरह के किस्से बनने लगे। कि 17वीं शताब्दी में कौन से किस्से बनने लगे? कि किस पर? दक्षिण अफ्रीका के बारे में, धन संपदा के बारे में। साउथ जो अफ्रीका है और यूरोप में धन संपदा के बारे में तरह तरह के किस्से बनने लगे। और इन्हीं किंवदंतियों की बदौलत वहां के लोग एल डोराडो को सोने का शहर मानने लगे। कि कौन से शहर को सोने का शहर मानने लगे थे? तो एल डोराडो को सोने का शहर मानने लगे। और उसकी खोज में बहुत सारे खोज अभियान शुरू किए गए थे। तो इस तरह हमने देखा कि जो पेरू और मेक्सिको है वहां से खाने मिली हैं, सोने जो चांदी की खाने मिली थी। इससे क्या हुआ? इससे यूरोप की संपदा को बढ़ाया। और इसके साथ साथ 17वीं शताब्दी में हमने क्या देखा कि जो दक्षिण अफ्रीका की धन संपदा के बारे में तरह तरह के किस्से बनने लगे। और एक सोने का शहर किसे कहा गया था? एल डोराडो को सोने का शहर कहा गया था। 16वीं सदी के मध्य आते आते पुर्तगाली और स्पेनिश सेनाओं की विजय का सिलसिला वो शुरू हो गया था। कि 16वीं शताब्दी के मध्य है आते आते पुर्तगाली और स्पेनिश सेनाओं की विजय है का सिलसिला है। सेनाओं की जो जीत है उनका सिलसिला भी शुरू हो गया था। और
अब अमेरिका को उपनिवेश बनाना शुरू कर दिया। अमेरिका को उपनिवेश बनाना शुरू कर दिया क्योंकि 16वीं शताब्दी का मध्य आते आते पुर्तगाली और स्पेनिश जो विजय की जीत का चक है, जो सेनाओं ने विजय की जो जीत का सिलसिला है वो शुरू किया और अमेरिका को क्या बना दिया, उपनिवेश बनाना शुरू कर दिया। यूरोपीय सेनाएं केवल अपनी सैनिक ताकत के दम पर ही नहीं जीतती थी। यूरोपीय सेनाएं किसके बल नहीं, सैनिक ताकत के दम नहीं, स्पेनिश विजेताओं के सबसे शक्तिशाली हथियारों में, स्पेनिश विजेताओं के सबसे शक्तिशाली हथियारों में परंपरागत किस्म का सैनिक हथियार तो कोई भी नहीं था। ये हथियार तो चेचक जैसे कीटाणु थे कि कह रहे हैं कि इसमें ये बात बता रहे हैं कि स्पेनिश सेना जो विजेताओं के सबसे शक्तिशाली हथियारों में परंपरागत किस्म का सैनिक हथियार तो कोई नहीं भी था, परंतु ये जो हथियार थे ना वो चेचक के कीटाणु थे। स्पेनिश सैनिकों और अफसरों के साथ वहां जा पहुंचे थे। लाखों साल से दुनिया में अलग थलग रहने के कारण अमेरिका के लोगों के शरीर में यूरोप से आने वाली इन बीमारियों से बचने की रोग प्रतिरोधी क्षमता नहीं थी। क्या रहे कि इनके पास क्या था, हथियार नहीं थे। इनके पास क्या थे, हथियार नहीं थे जी, परंतु इनके पास क्या था, एक बीमारी जो चेचक के जो कीटाणु थे वो साथ लेकर आ रहे थे और जिसके कारण लोग इनकी चपेट में आ रहे थे, जो बचने की रोग प्रतिरोधकता क्षमता नहीं थी लोगों के पास। और फलस्वरूप इस नए स्थान पर चेचक बहुत मारक साबित हुई। एक बार संक्रमण शुरू होने के बाद तो ये बीमारी पूरे महाद्वीप में फैल गई। चेचक से जो बीमारी है ये पूरे महाद्वीप में फैल गई, रुकने का कोई नाम नहीं था। और जहां यूरोपीय लोग नहीं पहुंचे वहां के लोग भी इसकी चपेट में आने लगे। जो यूरोपीय लोग भी नहीं पहुंचे थे वो भी इस बीमारी के कारण है इस चपेट में आने लगे। इसने पूरे के पूरे समुदाय को खत्म कर डाला, पूरे जो समुदाय थे उनको नष्ट कर दिया। इस तरह घुसपैठियों को जीत का रास्ता आसान होता चला गया। घुसपैठियों को जो इनको क्या है, इस तरह धीरे धीरे उनकी मृत्यु हो रही थी और ये धीरे धीरे अंदर है वो घुसपैठ कर रहे थे। बंदूकों को तो खरीद कर छीन कर हमलावरों के खिलाफ भी इस्तेमाल किया जा सकता था, पर चेचक जैसी बीमारी के मामले तो ऐसा नहीं किया कि कह रहे कोई अगर बंदूक होती तो उसको छीन कर उनके हमलावरों के खिलाफ भी इस्तेमाल किया जा सकता है, परंतु ये रोग था, इसके सामने तो किसी का कोई मुकाबला भी नहीं कर सकता था क्योंकि एक बीमारी थी, वो बीमारी चेचक थी और हमलावरों के पास उससे बचाव का तरीका भी था और उनसे शरीर में रोग प्रतिरोधी क्षमता भी विकसित हो चुकी थी। 19वीं सदी तक यूरोप में गरीबी और भूख का ही साम्राज्य था। 19वीं सदी में किसका साम्राज्य था, भूख और गरीबी का था। यूरोप में बेहिसाब भीड़ थी, बीमारियों का बोलबाला था, धार्मिक टकराव आम में थे, धार्मिक असंतुष्टों का कड़ा दंड दिया जाता था। वजह से हजारों लोग यूरोप में भागकर अमेरिका जाने लगे। यूरोप के लोग कहाँ जाने लगे, अमेरिका जाने लगे। 18वीं सदी तक अमेरिका में अफ्रीका में पकड़कर लाए गए गुलामों को काम में झोंक कर यूरोपीय बाजारों के लिए कपास और चीनी का उत्पादन किया जाने लगा। 18वीं शताब्दी का काफी समय बीत जाने के बाद 18वीं शताब्दी के काफी समय बीत जाने के बाद भी चीन और भारत को दुनिया के सबसे धनी देशों में गिना जाता। किसको धनी देशों में गिना जाता था, 18वीं शताब्दी में समय बीत जाने के बाद चीन और भारत को दुनिया के सबसे धनी देशों में गिना जाता था। 18वीं शताब्दी की बात है जी। एशियाई व्यापार में भी उन्हीं का दबदबा था। एशिया व्यापार में भी चीन और भारत का दबदबा था, लेकिन विशेषज्ञों का मानना है कि 15वीं सदी से चीन ने दूसरे देशों के साथ अपने संबंध कम करना शुरू कर दिए। 15वीं सदी से चीन ने दूसरे देशों के साथ क्या संबंध कम करना शुरू कर दिया और वह दुनिया से अलग थलग पड़ने लगा। चीन की घटती भूमिका और अमेरिका के बढ़ते महत्व के चलते विश्व व्यापार का केंद्र पश्चिम की ओर खिसकने लगा। कि विश्व व्यापार का केंद्र किसकी ओर खिसकने लगा, पश्चिम की ओर। क्यों? चीन में घटती भूमिका और अमेरिका के बढ़ते महत्व के चलते के कारण अब यूरोप विश्व व्यापार का सबसे बड़ा केंद्र बन गया। अब जो विश्व व्यापार का सबसे बड़ा केंद्र कौन बन गया था, यूरोप कह रहा है। यूरोप क्या है, विश्व का सबसे बड़ा व्यापार केंद्र कौन बन गया, यूरोप बन गया जी। और 19वीं शताब्दी है, 19वीं शताब्दी 1815 से 1914 कुछ शब्द है इसके बारे में हम डिस्कशन करते हैं। कि जैविक युद्ध न्यू इंग्लैंड स्थित मैसाचुसेट्स बे कॉलोनी के पहले गवर्नर जॉन विनथॉर्प ने
मई 1634 में लिखा था कि छोटी चेचक उपनिवेशकारों के लिए ईश्वर का वरदान है, कि छोटी चेचक है उपनिवेशकारों के लिए ईश्वर का वरदान है। देशी जनता छोटी चेचक के कारण लगभग पूरी खत्म हो चुकी है। इस तरह परमेश्वर ने हमारी मिल्कियत में हमें मालिकाना दे दिया। नई शब्द असंतुष्ट, जो स्थापित विश्वासों और तरीकों को नहीं मानता। जो स्थापित और विश्वासों और तरीकों को नहीं मानता वो क्या, असंतुष्ट। 19वीं सदी में दुनिया तेजी से बदलने लगी। 19वीं शताब्दी आती है, इसमें दुनिया इतनी तेजी से बदलने लगी, इतनी फास्ट होने लगी है कि आर्थिक है, राजनीतिक है, सामाजिक है, सांस्कृतिक, तकनीकी कारकों ने पूरे के पूरे समाज को काया पलट कर दी और विदेश संबंध को नए ड्रे में डाल दिया। अर्थशास्त्रियों ने अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक विनिमय में 3 तरह की गतियों या प्रभावों का उल्लेख किया। अर्थशास्त्री थे, जो अर्थशास्त्री थे इकोनॉमिक्स के, उन्होंने आर्थिक जो अंतर्राष्ट्रीय जो है इंटरनेशनल है उसमें आर्थिक विनिमय जो विनिमय है उसमें 3 तरह की गतिविधियों या प्रभावों का उल्लेख किया है। तो क्वेश्चन बन सकता है कि अंतर्राष्ट्रीय जो अर्थशास्त्री थे उन्होंने अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक विनिमय में कितने तरह की गतियों और प्रभावों का उल्लेख किया है। तो हमारे एग्जाम बोर्ड में क्वेश्चन आएगा तो हम आंसर देंगे जब हमने पढ़ा है तो 3 तरह की गतिविधियों का और प्रभावों का उल्लेख किया है। और इनमें पहला जो प्रभाव या गतिविधियां क्या थी, जो अर्थशास्त्री थे उन्होंने 3 तरह की गतिविधियों का उल्लेख किया था, जिसमें से पहली गतिविधि क्या थी, जो प्रवाह थे वो क्या था। पहला जो प्रवाह व्यापार का होता है, पहला जो प्रवाह है क्या होता है, व्यापार का, जो 19वीं सदी के मुख्य रूप से वस्तुओं जैसे कपड़ा या गेहूं आदि के व्यापार तक ही सीमित था। कि हमारा जो है यहाँ से बहुत ही बेहतरीन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकता है एग्जाम बोर्ड और कंपटीशन के लिए, क्योंकि पहला क्वेश्चन आएगा कि अर्थशास्त्रियों ने अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक विनिमय में कितने तरह की गतियों का उल्लेख किया था। तो आंसर आएगा हमारा 3, जिसमें से पहली जो गतिविधियां क्या थी, ये थी पहला जो प्रवाह था व्यापार का होता था, जो 19वीं सदी में मुख्य रूप से वस्तुओं जैसे कपड़ा और गेहूं आदि के व्यापार तक सीमित था। कि पहला जो प्रवाह था वो किन वस्तु तक सीमित था, कपड़ा और गेहूं पर तक ही सीमित था। दूसरा जो प्रवाह था, जो अर्थशास्त्री थे अंतर्राष्ट्रीय जो आर्थिक गतिविधि में 3 प्रवाह माने थे, जिसमें पहला हमने पढ़ा कपड़ा और गेहूं था। तो दूसरा प्रवाह क्या था, दूसरी जो गतिविधियां किस पर आधारित थी, तो हमारा जो आंसर आएगा श्रम है, वो का प्रवाह दूसरा था। इसमें लोग काम या रोजगार की तलाश में एक जगह से दूसरी जगह जाते थे। लोग काम की तलाश कहाँ जाते थे, एक जगह से दूसरे जगह। ये दूसरा प्रवाह क्या था, श्रम का। दूसरा जो प्रवाह है वो किसका है, श्रम का। दूसरा जो प्रवाह आएगा, दूसरा प्रवाह है गतिविधियां किसके लिए, श्रम। इसमें लोग अपने रोजगार के लिए कहाँ जाएंगे, एक स्थान से दूसरे स्थान जाएंगे। ये जो गतिविधियां थी उसमें से दूसरी गतिविधियां थी। पहली जो गतिविधि थी हमने देखी कि कपड़ा और वस्तुओं तक की, गेहूं आदि तक की सीमित थी। तीसरा प्रवाह पूंजी का होता है, जिसमें अल्प या दीर्घ अवधि के लिए, थोड़े या लंबे टाइम के लिए दूर दराज के इलाकों में निवेश कर दिया जाता है। तो हमारा यहाँ से जो एग्जाम बोर्ड और कंपटीशन के लिए क्वेश्चन बन सकता है, अंतर्राष्ट्रीय अर्थशास्त्री है जिन्होंने अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक विनिमय में कितनी गतिविधियों का उल्लेख किया है। तो हमारा आंसर आएगा 3 गतिविधियों का उल्लेख किया है। पहली गतिविधि कौन सी है जी, पहली जो गतिविधि है, पहला जो प्रवाह है वह कपड़ा और गेहूं। दूसरा जो प्रवाह किसका है, श्रम का है। तीसरा प्रवाह क्या है, पूंजी, जिसमें निवेश पैसा लगाया जाता है, एक दूर दराज इलाकों में निवेश कर दिया जाता है और व्यापार चलाया जाता है, फिर इसका मुनाफा है वो बाद में होता है। ये हम पढ़ा। ये तीनों तरह के प्रवाह एक दूसरे से जुड़े। ये तीनों प्रवाह जैसे है कपड़ा, वस्तु, श्रम और निवेश, ये तीनों एक दूसरे से कड़ी बना रहे हैं, एक दूसरे के संपर्क में हैं और लोगों के जीवन को प्रभावित करते हैं। लोगों के जीवन को एक दूसरे के तो संपर्क में हैं, परंतु ये क्या कर रहे हैं, एक दूसरे के लोगों के जीवन को भी प्रभावित कर रहे हैं। कभी कभी इन कारकों के बीच मौजूद संबंध टूट भी जाते हैं, क्योंकि कुछ
क्या है, ये इनके बीच जो संबंध है ये क्या है, टूट जाते हैं। और उदाहरण के लिए वस्तु या पूंजी की आवाजाही, वस्तु है या पूंजी है, वस्तु है या पैसा है, उनका आने जाने के मुकाबले श्रमिक है की आवाजाही पर प्राय ज्यादा शर्तें और बंदिशें लगाई जाती है। फिर भी यदि हम इन तीनों प्रभावों का एक साथ अध्ययन करते हैं तो 19वीं सदी की विश्व अर्थव्यवस्था को ज्यादा अच्छी तरह समझ सकते हैं। कि यहाँ से हमारा क्वेश्चन क्या आएगा कि जो आर्थिक गतिविधियों के आधार पर अंतर्राष्ट्रीय स्तर में कितनी गतिविधियों को प्रभाव अर्थशास्त्रियों ने माना है, तो हमारा जो आंसर आएगा 3। पहली कौन सी है, पहली जो गतिविधि है वो कौन सी है, हम कहेंगे जी वस्तु है कपड़ा है, वस्तु और कपड़ा। दूसरी गतिविधि क्या है जी, श्रम है। तीसरी गतिविधि क्या है, निवेश है, निवेश पूंजी है जिसे दूर दूर इलाकों तक निवेश किया जा सकता है। ये तीनों गतिविधियां किससे जुड़ी है, एक दूसरे से जुड़ी हुई है, एक दूसरे से जुड़ी है। कुछ इनमें टकराव आ जा सकता है, ये कड़ियां टूट भी सकती है, ये हमने पढ़ा। अब भी क्या है, विश्व अर्थव्यवस्था का उदय कैसे हुआ, जो विश्व वर्ल्ड में जो इकोनॉमिक्स का जो इकोनॉमिक जो एक अर्थव्यवस्था इसका उदय कैसे हुआ, इस विषय को समझने के लिए सबसे पहले औद्योगिक यूरोप में खाद्यान्न उत्पादन और उपभोग के बदलते रुझानों पर विचार करें तो बेहतर होगा। कि कह रहा है कि विश्व अर्थव्यवस्था को समझने से पहले, विश्व अर्थव्यवस्था है वर्ल्ड इकोनॉमिक को समझने से पहले हमें किसका अध्ययन करना पड़ेगा। सबसे पहले औद्योगिक यूरोप में खाद्य उत्पादन, जो औद्योगिक यूरोप में है जो खाद्य उत्पादन है उपभोग के बदलते रुझानों के विचार करें तो बेहतर होगा। फिर हमें क्या है, विश्व अर्थव्यवस्था है इसके बारे में पता चलेगा। पहले हमें यूरोप की खाद्यान्न और उपभोग के बारे में डिस्कशन करना है। सामान्य रूप से सभी देश भोजन के मामले में आत्मनिर्भर होने का प्रयास करते। सामान्य रूप से सभी देश है भोजन के मामले में खुद अपने आप पर डिपेंड आत्मनिर्भर रहना चाहते, वो किसी दूसरे पर आत्मनिर्भर नहीं होना चाहती। तो सभी देश यही सोच होती है, यही प्रयास होता है। लेकिन 19वीं सदी के ब्रिटेन की बात अलग थी। 19वीं सदी में किसकी बात अलग थी, ब्रिटेन की। अगर उस समय ब्रिटेन खाद्य आत्मनिर्भरता के रास्ते पर चलता तो वहाँ के लोगों को जीवन स्तर गिर जाता। कि ब्रिटेन है अगर उस समय आत्मनिर्भरता के रास्ते पर चलता तो वहाँ के लोगों का जीवन स्तर वो गिर जाता और सामाजिक तनाव फैलता। ब्रिटेन की कहानी है, ब्रिटेन की कहानी है, वो बता रहे हैं कि अगर वो खुद आत्मनिर्भर पर चलता तो वहाँ के लोगों का जीवन स्तर गिर जाता और जो सामाजिक तनाव फैल जाता। आइए देखें कि इस आशंका के पीछे क्या कारण था, ये कारण क्यों था, क्यों उसमें जो ब्रिटेन के लोग हैं वो उनका जीवन स्तर नीचे हो जाता, क्या कारण था, क्यों ये कैसे हो रहा था, ये हम इसमें डिस्कशन करेंगे। 18वीं सदी के आखिरी दशकों में कह रहे हैं कि 18वीं शताब्दी के आखिरी दशकों में ब्रिटेन की आबादी तेजी से बढ़ने लगी। 18वीं शताब्दी में जो किसकी आबादी तेजी से बढ़ने लगी, ब्रिटेन की। किसकी, ब्रिटेन की। नतीजा देश में भोजन की मांग भी बढ़ी। क्या है, जब जनसंख्या बढ़ेगी तो क्या होगा, जनसंख्या बढ़ेगी तो क्या भोजन में की जो खाने हैं, क्योंकि जनसंख्या एक तरफ से धुआंधार बढ़ रही है तो दूसरी तरफ भोजन की लागत है वो भी बढ़ रही है, तो भोजन की मांग भी बढ़ी, जनसंख्या भी धुआंधार बढ़ रही थी। और जैसे जैसे शहर फैले और उद्योग बढ़ने लगे, कृषि उत्पादकों की मांग भी बढ़ने लगी। क्या हुआ, शहर भी फैल रहे हैं, उद्योग भी बढ़ रहे हैं, तो कृषि की भी मांग है वो बढ़ने लगी और कृषि उत्पाद महंगे होने लगे। क्या है भाई, जहाँ जनसंख्या होगी तो वो तो स्वाभाविक बात है वहाँ महंगाई ज़्यादा होगी, जहाँ जनसंख्या कम है तो वहाँ महंगाई कैसे, बहुत ही कम होगी। क्योंकि दूसरी तरफ बड़े भूस्वामिताओं के दबाव में सरकार ने मक्का के आयात पर पाबंदी लगा दी। मक्का के आयात पे पाबंदी लगी। जिन कानूनों के सारे सरकार ने उन्हें यह पाबंदी लागू की थी उन्हें कॉरन लॉ कहा जाता है। कि भूस्वामिताओं के दबाव में, दूसरी ब्रिटेन की बात है कि जिस भूस्वामिता के दबाव पे सरकार ने मक्का के आयात पे पाबंदी, मक्का के जो आ रहा था आयात उस पे पाबंदी लगा दी। इस पाबंदी को क्या कहेंगे, पाबंदी लगाई, इसको क्या कहेंगे, कॉरन लॉ। जो कॉरन लॉ था वो क्या था, जो भूस्वामिता के दबाव से सरकार ने मक्का के आयात पर पाबंदी लगा दी, इससे हम कॉरन लॉ कहेंगे। खाद्य पदार्थों की ऊंची कीमतों से परेशान उद्योगपति और शहरी बाशिंदों ने सरकार को मजबूर कर दिया कॉरन लॉ को फौरन समाप्त कर दे। कॉरन लॉ के निरस्त हो जाने के बाद बहुत कम कीमत पर खाद्य पदार्थों का आयात
किया जाने लगा। आयातित खाद्य पदार्थों को लागत ब्रिटेन में पैदा होने वाले खाद्य पदार्थों से कम थी। फलस्वरूप ब्रिटिश किसानों की हालत बिगड़ने लगी, क्योंकि ये आयातित माल की कीमत का मुकाबला नहीं कर सकते थे। विशाल भूभागों पर खेती बंद हो गई। हजारों लोग हैं बेरोजगार हो गए। गांव में उजड़ कर ये तो शहरों या दूसरे स्थानों में जाने लगे थे। जब खाद्य पदार्थों की कीमतों में गिरावट आई तो ब्रिटेन में उपभोग का स्तर बढ़ गया। जब खाद्य पदार्थों में गिरावट आई तो ब्रिटेन में क्या उपभोग का स्तर वो बढ़ गया। उपभोग का स्तर वो बढ़ गया। 19वीं सदी के मध्य से ब्रिटेन की औद्योगिक प्रगति काफी तेज रही, जिससे लोगों की आय में वृद्धि हुई। इस लोगों की जरूरत बढ़ी। खाद्य पदार्थों में और ज्यादा मात्रा में आयात होने लगा। पूरी यूरोप, रूस, अमेरिका और ऑस्ट्रेलिया, दुनिया के हर हिस्से में ब्रिटेन को पेट भरने के लिए जमीनों को साफ करके खेती की जाने लगी। किस तरह ये खेती करने लगे देखा हमने। जैसे खाद्य पदार्थों की कीमतों में गिरावट आई तो ब्रिटेन में उपभोग का स्तर बढ़ा। कीमतों में गिरावट आई तो क्या हुआ, उपभोग का स्तर बढ़ा। 19वीं सदी के मध्य में ब्रिटेन की औद्योगिक प्रगति काफी तेज रही थी। खेती के लिए जमीन को साफ कर देना ही काफी नहीं था। कि कह रहे हैं कि खेती की जमीन को साफ कर देना ही काफी नहीं था, क्योंकि खेती हर इलाकों में बंदरगाहों से जोड़ने के लिए रेलवे की भी जरूरत थी। बंदरगाहों को जोड़ने के लिए किसकी जरूरत थी, रेलवे की। तो जमीन को साफ करना ही काफी नहीं था। कारण था कि अगर बंदरगाहों को जोड़ने के लिए किसकी जरूरत होगी, रेल मार्ग की जरूरत होगी। ज्यादा तादाद में माल ढुलाने के लिए नई गोदियां बनानी और पुरानी गोदियों को फैलाना जरूरी था। नई जमीनों पर खेती करने के लिए आवश्यकता कि दूसरे इलाकों के लिए वहां आकर बसे, यानी नए घर बनाना, नई बस्तियां बसाना जरूरी था। क्या हो रहा था कि जमीन को खेती के लिए साफ करना ही जरूरी नहीं था। क्यों, अगर बंदरगाहें चाहिए तो उनके लिए रेल मार्ग भी चाहिएगा, उनके लिए जमीन भी चाहिएगी जहां से रेल मार्ग निकलेगा, और नई गोदियां बनानी पड़ेगी, पुरानी गोदियों को फैलाना पड़ेगा, और नई जमीनी खेती करने के लिए आवश्यक है तो वहां पर नए लोगों को बसाना होगा। ये काम करना पड़ेगा। यानी सारे कामों के लिए पूंजी और श्रम की जरूरत थी। सारे काम को करने के लिए किसकी, पूंजी, पैसा भी चाहिए था और मेहनत भी चाहिए थी, श्रम भी चाहिए थी। इसके लिए लंदन और जैसे वित्तीय केंद्रों से पूंजी आने लगी। कहाँ से पूंजी आने लगी, लंदन से। अमेरिका और ऑस्ट्रेलिया जैसे जिन स्थानों पर मजदूरों की कमी थी वहां लोगों को ले जाकर बसाया जाने लगा, यानी श्रम का प्रवाह होने लगा। 19वीं सदी में यूरोप के लगभग 5 करोड़ लोग अमेरिका और ऑस्ट्रेलिया में जाकर बसे। 19वीं सदी में यूरोप के लोग कहाँ जाकर बसे थे, 5 करोड़ लोग अमेरिका और ऑस्ट्रेलिया में जाकर बसे थे। पूरी दुनिया में लगभग 15 करोड़ लोग बेहतर भविष्य की चाह में अपने घर बार छोड़कर दूर के देशों में जाकर बसने लगे। देखो किस लिए, अपने जो हैं वो अपने कारोबार, भविष्य के लिए कारोबार, अपने घर परिवार को छोड़कर दूसरे देशों में जा रहे थे। ये फोटो दिखाया गया है कि कैसे लोग जहाजों में चढ़ने के लिए दूसरे देशों में अपने भविष्य को सुधारने के लिए जा रहे थे। 1890 के एक वैश्विक कृषि अर्थव्यवस्था सामने आ चुकी थी। 1890 में कौन सी है, वैश्विक कृषि अर्थव्यवस्था सामने आ चुकी थी। इस घटनाक्रम के साथ ही श्रम विस्थापन, रुझानों, पूंजी प्रवाह, पारिस्थितिक और तकनीकी में गहरे बदलाव आ चुके थे। अब भोजन किसी आसपास के गांव या कस्बे में नहीं बल्कि हजारों मील दूर से आने लगा था। अपने खेतों पर खुद काम करने वाले किसान ही खाद्य पदार्थ पैदा नहीं कर रहे थे। अब ये काम ऐसे औद्योगिक मजदूर करने लगे। सम्मत हाल में वहां आए थे, ऐसे खेतों में काम करे जहां महज एक पीढ़ी पहले सम्मत ठेठ जंगल रहे होंगे। कि कह रहे कि पहले यहाँ से कोई जंगल रहेंगे बहुत सारे, और खाद्य पदार्थों को एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाने के लिए रेलवे का, एक खाद्य पदार्थों को पहुंचाने के लिए एक जगह से दूसरी जगह किनका इस्तेमाल होने लगा, रेल का इस्तेमाल होने लगा। रेल का नेटवर्क इसी काम के लिए बिछाया गया। रेल का नेटवर्क किस लिए, एक स्थान से दूसरे स्थान तक सामान पहुंचाने के लिए। पानी के जहाजों से इस दूसरे देशों में पहुंचाया जाता था। पानी के जहाजों से इस दूसरे देशों में पहुंचाया जाता था, और इन जहाज़ों पर दक्षिण यूरोप, एशिया, अफ्रीका और कैरिबियाई द्वीप समूह के मजदूरों से बहुत कम वेतन पर काम करवाया जाता था। कि कम वेतन पर काम करवाया जाता था किसमें, यूरोप, एशिया और दक्षिण कैरिबियाई द्वीप समूह में मजदूरों से।
बहुत छोटे पैमाने पर ये सही, लेकिन इसी तरह के नाटकीय बदलाव हम अपने यहाँ पंजाब में भी देख सकते हैं। ब्रिटिश भारतीय सरकार ने अर्ध रेगिस्तानी परत जमीनों को उपजाऊ बनाने के लिए ब्रिटिश भारतीय सरकार ने अर्ध रेगिस्तानी परती जमीनों को उपजाऊ बनाने के लिए नहरों का जाल बिछाया था, ताकि निर्यात के लिए गेहूं और कपास की खेती की जा सके। किसके लिए? निर्यात के लिए गेहूं और कपास की खेती की जा सके, इसलिए नहरों का जाल बिछाया गया परती जमीनों पर। नए नहरों की सिंचाई इलाकों पंजाब के अन्य स्थानों के लोगों को लाकर बसाया गया था। पंजाब में भी अन्य लोगों को लाकर बसाया गया था और उनकी बस्तियों को कनौली या नहरी बस्ती कहा जाता था। जो पंजाब में आए लोग थे उनको बसाया गया था, उनको क्या कहा जाता? नहरी बस्ती, कैनाल बस्ती कहा जाता था। भोजन तो सिर्फ एक उदाहरण मात्र है। कुछ ऐसी भी कहानियां कपास की भी रही है, जिसकी दुनिया भर बड़े पैमाने पर खेती की जाने लगी थी, ताकि ब्रिटिश कपड़ा मिलों को मांग को पूरा किया जा सके। रबड़ की कहानी भी इससे अलग नहीं है। विभिन्न चीजों के उत्पादन में विभिन्न इलाकों ने इतनी महारत हासिल कर ली थी कि 1820 से 1914 के बीच विश्व व्यापार में 25 से 40 गुना वृद्धि हुई थी। क्वेश्चन आ सकता है 1820 से 1914 के बीच विश्व व्यापार में कितनी वृद्धि हुई थी? 25 से 40 गुना वृद्धि हुई थी। इस व्यापार में लगभग 60% हिस्सा प्राथमिक उत्पादों से होता था। क्या क्वेश्चन आएगा 1820 से 1914 के बीच कितने प्रतिशत प्राथमिक उत्पादों यानी गेहूं की, कपास जैसे कृषि उत्पादों था, कोयले जैसे खनिज पदार्थों का था? तो 60%। 2.2 तकनीक की भूमिका। इस घटनाक्रम में तकनीक की क्या भूमिका रही? रेलवे, भाप के जहाज, टेलीग्राफ, ये सब तकनीकी बदलाव हुए। कि टेक्निकल क्या हुआ, कि टेक्निकल का जमाना कैसे हुआ, क्या रहा, क्या कारण जो अब था और इससे पहले क्या था, ये हम डिस्कशन करेंगे। कि रेलवे है, भाप के जहाज है, टेलीग्राफ, ये सब तकनीकी बदलाव बहुत महत्वपूर्ण है। उनके बिना 19वीं सदी में आए परिवर्तन की कल्पना नहीं की जा सकती। किसके बिना 19वीं शताब्दी की कल्पना नहीं की जा सकती? जो तकनीकी है, टेक्नोलॉजी आई है, उसके बिना हम कल्पना भी नहीं कर सकते। 19वीं शताब्दी में तकनीकी प्रगति अक्सर चारों तरफा सामाजिक, राजनीतिक, आर्थिक कारकों का परिणाम भी है। कि टेक्निकल है, तकनीकी है, किसका है? सामाजिक, राजनीतिक, आर्थिक कारकों का परिणाम भी है। कि टेक्निकल जो तकनीकी है किस कारकों का परिणाम है? तो क्वेश्चन आएगा आर्थिक, राजनीतिक, सामाजिक का एक परिणाम है। उदाहरण के लिए औपनिवेशीकरण के कारण यातायात और परिवहन साधनों में भारी सुधार किए गए। कि के कारण यातायात और परिवहन साधनों में भारी सुधार किए गए। किस वजह से? तकनीकी के कारण यातायात और परिवहन साधनों में भारी सुधार हुए थे। यह भी एक कारण था। तेज चलने वाली रेलगाड़ियां बनी तो किसका कारण था? तकनीकी का कारण था। बोगियों का काम कम किया गया। जलपोतों का आकार बढ़ा दिया गया। किसके कारण? तकनीकी के कारण, जिससे किसी भी उत्पाद को खेतों से दूर दूर के बाजारों में कम लागत और ज्यादा आसानी से पहुंचाया जा सके। क्या हुआ? तकनीकी का जमाना है। 19वीं शताब्दी में ये खास बात थी कि वहां में क्या हुआ, यातायात और रेल मार्ग है वो बढ़िया तरीका से बनाए गए और सुधार किया गया। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट कारण था 19वीं शताब्दी में। मांस उत्पादों के व्यापार से इस प्रक्रिया का अच्छा अंदाजा मिलता है। 1870 के दशक तक अमेरिका से यूरोप को मांस का निर्यात नहीं किया जाता। कह रहा है कि अमेरिका से यूरोप का मांस का निर्यात नहीं किया जाता था। उस समय केवल जिंदा जानवर ही बेचे जाते थे, जिन्हें यूरोप से ले जाकर ही काटा जाता था। लेकिन जिंदा जानवर बहुत ज़्यादा जगह घेरते थे, बहुत सारे लंबे सफर में मर जाते थे, बीमार पड़ जाते थे, बहुतों का वजन गिर जाता था, खाने के लायक नहीं रह जाते थे। इसी वजह से मांस खाना एक महंगा सौदा था, यूरोप के गरीबों की पहुंच से बाहर था। दूसरी तरफ ऊंची कीमतों के कारण मांस उत्पादन की काफ़ी मांग और उत्पादन भी कम रहता था। नई तकनीकी के आने पर ये स्थिति बदल गई। पानी के जहाज़ों में रेफ्रिजरेशन की तकनीकी स्थापित कर दी गई, जिससे जल्दी खराब होने वाली चीज़ों को भी लंबी यात्रा में ले जाएगा। देसी भाषा में कहते हैं फ्रीज है, उसका प्रयोग किया जाने लगा था। इसके बाद तो जानवरों की यात्रा से पहले ही मारे जाने लगा।
जानवरों को यात्रा से पहले मारे जाने लगा। अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड सब जगह जानवरों की बजाय उनकी मांस यूरोप भेजा जाने लगा था। इससे न केवल समुद्री यात्रा में आने वाला खर्चा कम हो गया, बल्कि यूरोप में मांस के दाम भी गिर गए। यूरोप के गरीबों को ज्यादा विविधतापूर्ण खुराक मिलने लगी। पहले उनके मांस सिर्फ आलू और ब्रेड होते थे, अब बहुत सारे लोगों के भोजन में मांसाहार, मक्खन व अंडे भी शामिल हो गए। जीवन स्तर सुधार था, देश में शांति स्थापित होने लगी। दूसरे देशों में साम्राज्यवादी मंसूबों को समर्थन मिलने लगा। नेक्स्ट जो हमारा पॉइंट रहेगा, 19वीं सदी के आखिर में उपनिवेशवाद। 19वीं शताब्दी के आखिरी देशों में व्यापार बढ़ा और बाजार तेजी से फैलने लगे। कि जो 19वीं शताब्दी के आखिरी दशकों में व्यापार कैसे बढ़ा और बाजारों में तेजी से फैलने लगे, ये केवल फैलते व्यापार और संपन्नता का ही दौर नहीं था। कि केवल फैलते व्यापार और संपन्नता का ही दौर नहीं था, हमें इस प्रक्रिया के स्याही पक्ष का भी नज़रअंदाज नहीं करना चाहिए। कि कह रहे कि 19वीं शताब्दी में जो व्यापार बढ़ा और बाजारों में तेजी से फैलने लगा, व्यापार है 19वीं शताब्दी के दौर में व्यापार इतना बढ़ा और बाजारों में इतनी तेजी से फैलने लगा, ये केवल फैलते व्यापार और संपन्नता का ही दौर नहीं था। हमें इस प्रक्रिया के स्याही पक्ष को भी नज़रअंदाज नहीं करना चाहिए। व्यापार में इजाफे और विश्व अर्थव्यवस्था के साथ निकटता का एक परिणाम ये भी हुआ कि व्यापार में जो मुनाफा हो रहा है और जो वर्ल्ड इकोनॉमिक जो अर्थव्यवस्था है के साथ निकटता का एक परिणाम ये भी हुआ कि जो व्यापार में तो तेजी हुई तो क्या हुई, अर्थव्यवस्था में सुधार हुआ है। तो ये क्या एक निकटता का एक परिणाम था। दुनिया के बहुत सारे भागों में स्वतंत्रता और आजीविका के साधन छीनने लगे। दुनिया के बहुत सारे भागों में क्या हुआ कि अगर व्यापार में तेजी हुई, मुनाफा हुआ, तो इसका परिणाम ये भी हुआ कि जो दुनिया है देशों में बहुत सारे भागों में स्वतंत्रता है, जो आज़ादी है, जो आजीविका के साधन है, वो छीनने लगे। कि एक तरफ तो हम कह सकते हैं कि व्यापार में तेजी हुई, मुनाफा हुआ, ये परिणाम हुआ। दूसरी तरफ ये हुआ कि जो लोगों की जो आज़ादी थी, जो उनके आजीविका के साधन थे, वो क्या हुए, उनमें उनमें नुकसान होने लगा, साधन वो छीनने लगे। 19वीं सदी के आखिरी दशकों में यूरोपियों की वजह से बहुत सारे कष्टदायक आर्थिक, राजनीतिक, पारिस्थितिक परिवर्तन आए। कि 19वीं सदी के आखिरी दशकों में 19वीं सदी के आखिरी दशकों में क्या परिवर्तन हुए थे। 19वीं सदी के आखिरी दशकों में यूरोपियों की वजह से, किसकी वजह से जी, यूरोपियों की वजह से बहुत सारे कष्टदायक आर्थिक, सामाजिक और पारिस्थितिक परिवर्तन आए थे। तो हम कह सकते हैं कि जो यूरोपियों की वजह से 19वीं शताब्दी के दशक में जो परिवर्तन आए थे, वो आए थे सामाजिक जी, आर्थिक जी, और ये परिवर्तन आए और औपनिवेशिक समाजों को विश्व अर्थव्यवस्था में समाहित कर लिया। जी, जो औपनिवेशिक समाज थे उनको किसमें, अर्थव्यवस्था में, विश्व अर्थव्यवस्था में समाहित कर लिया। कि हम कह सकते हैं कि 19वीं सदी के आखिरी दशकों में जो यूरोप की जीत होती है, इससे बहुत सारे परिवर्तन होते हैं, जिसमें सामाजिक और आर्थिक भी परिवर्तन होते हैं। और क्या होता है, औपनिवेशिक समाजों को विश्व अर्थव्यवस्था में समाहित कर लिया था। ये नेक्स्ट जरा अफ्रीका का मानचित्र को देखिए। अफ्रीका का मानचित्र है, ये दर्शाया हुआ है। अफ्रीका का जो मानचित्र है ये दर्शाया हुआ है। जैसे एक तरफ भूमध्य सागर है, लाल सागर है, मिस्र है और मोरक्को है। इसमें जो हम जरा अफ्रीका के मानचित्र को देखिए, यहाँ के कुछ देशों की सीमाएं तो बिल्कुल सीधी लकीर जैसी है। कि कह रहे कि कुछ देश तो ऐसे हैं जिनकी सीमाएं क्या है, एक लकीर जैसी है, मानो उन्हें फुट्टा रखकर खींचा गया हो, क्या स्केल रखकर खींचा गया हो। कि अफ्रीका में कुछ ऐसे देश है जैसे सीधी लकीर है। सीधी लकीर है मतलब कि एक स्केल रखा हुआ और सीधी रेखा खींची गई है। और दुर्भाग्यवश यही हुआ था कि अफ्रीका पर कब्जे की कोशिश में लगी प्रतिद्वंदी यूरोपीय ताकतों ने अपने अपने इलाकों बांटने के लिए प्राय इसी तरीके का सहारा लिया है। कि कह रहे हैं कि जो कुछ
अफ्रीका में जो कब्जे की कोशिश में लगे थे, जो प्रतिद्वंदी थे, और उन्होंने अपनी ताकतों के बल पर एक सीधी लाइन खींची। इसलिए जो इनमें जो देश है वो क्या एक स्केल की तरह, एक लाइन की तरह खींचे गए हैं सीधे, ये बात इसमें बता रहे हैं। 1885 में यूरोप के ताकतवर देशों की बर्लिन में एक बैठक हुई कि 1885 में यूरोप के ताकतवर देशों की बैठक कहाँ हुई थी? बर्लिन, जिसमें अफ्रीका के नक्शे पर इसी तरह लकीरें खींचकर उसका आपस में बांट लिया गया हो। 19वीं सदी के आखिर में ब्रिटेन और फ्रांस ने अपने शासन वाले विदेशी क्षेत्रफल में भारी वृद्धि कर ली थी। 19वीं सदी के आखिर में ब्रिटेन और फ्रांस ने शासन वाले विदेशी क्षेत्रफल पर भारी वृद्धि कर ली थी। किसने अपने विदेशी शासन वाले क्षेत्र पर वृद्धि की थी? ब्रिटेन और फ्रांस ने। बेल्जियम और जर्मनी नई औपनिवेशिक ताकतों के रूप में सामने आया था। बेल्जियम और जर्मनी क्या आया था? नई औपनिवेशिक ताकतों के रूप में सामने आया था। पहले स्पेन के कब्जे में रह चुके कुछ औपनिवेशिक पर कब्जा करके 1890 के दशक के आखिरी वर्षों में संयुक्त राज्य अमेरिका भी औपनिवेशिक ताकत बन गया था। कि अमेरिका है वो कब औपनिवेशिक ताकत बना था? संयुक्त राज्य अमेरिका 1890 के दशक में। तो यहाँ से हम देखते हैं कि 19वीं सदी के आखिर में कौन है जिसने अपने प्रतिद्वंदी जो शासन वाले क्षेत्र पर वृद्धि कर ली थी? तो आएगा ब्रिटेन और फ्रांस। और इसके बाद बेल्जियम और जर्मनी ने नई औपनिवेशिक ताकतों के रूप में सामने आए थे। कौन आए थे? बेल्जियम और जर्मनी। ब्रिटेन और फ्रांस के बाद बेल्जियम और जर्मनी। पहले स्पेन के कब्जे में रह चुके कुछ उपनिवेशों पर कब्जा करके 1890 के दशक में आखिरी वर्षों में संयुक्त राज्य अमेरिका भी औपनिवेशीकरण का एक ताकत बन गया था। आइए देखें कि उपनिवेशवाद से औपनिवेशिक समाजों की अर्थव्यवस्था, कि उपनिवेशवाद है उनसे औपनिवेशिक समाजों की अर्थव्यवस्था और रोजी रोटी के साधनों पर क्या असर पड़ा। जो उपनिवेशवाद है से औपनिवेशिकवाद होता है तो ये इनकी जो अर्थव्यवस्था है, उनकी रोजी रोटी है, उनकी कमाई है, जो उन पर क्या असर पड़ता है, क्या प्रभाव पड़ता है, वो हम डिस्कशन करेंगे। एक बॉक्स दिया है, इसमें क्या है कि स्टेनली एक पत्रकार और खोजी थी कि न्यूयॉर्क हेराल्ड ने उन्हें कई साल पहले अफ्रीका के लिविंगस्टन नामक मिशनरी की खोज करने के लिए भेजा था। उस जमाने के अन्य यूरोपीय और अमेरिकी अन्वेषकों की भांति स्टेनली भी हथियार से लैस होकर गए थे। उन्होंने वहां जाकर स्थानीय शिकारियों, योद्धाओं और मजदूरों को इकट्ठा किया था, स्थानीय कबीलों के साथ लड़ाई लड़ी थी और फिर अफ्रीका परिदृश्य की पड़ताल की और विभिन्न इलाकों के नक्शे बनाए। बाद में इन खोजों और अन्वेषणों से अफ्रीका को जीतने में मदद मिली। इससे भौगोलिक अन्वेषण केवल वैज्ञानिक जानकारी इकट्ठा करने की सामान्य इच्छा से प्रेरित नहीं होते थे, उनका जो साम्राज्यवादी योजनाओं से सीधा संबंध होता था। रिंड जो क्या है 2.4 है, रिंड पेस्ट या मवेशी प्लेग। जो रिंड पेस्ट है और ये जो मवेशी प्लेग है वो क्या था? अफ्रीका में 1890 के दशक में जो रेंडर पेस्ट नामक बीमारी बहुत तेजी से फैल गई थी। कि 1890 के दशक में कौन सी बीमारी है वो फैली थी? रेंडर पेस्ट। मवेशी में प्लेग की तरह फैलने वाली इस बीमारी से लोग आजीविका और स्थानीय अर्थव्यवस्था पर गहरा असर पड़ा था। इस बात का अच्छा उदाहरण है कि औपनिवेशिक समाजों पर यूरोपीय साम्राज्यवादी ताकतों के प्रभाव से बड़े पैमाने पर क्या असर पड़े। इस उदाहरण से पता चलता है कि हमलों और विजय की इस युग में दुर्घटनावश फैल गई मवेशियों की बीमारी ने भी हजारों लोगों का जीवन और भाग्य बदल कर रख दिया। कि कह रहा है युद्ध में हार जीत और उनसे तो दुर्घटना हो रही थी, परंतु जो भी महामारी आती है इसके कारण भी बहुत से लोग मारे गए। और ये भी एक
उनका जो जीवन व भाग्य हो बदल कर रख दिया, दुनिया के साथ उनके संबंधों की नई शक्ल में ढाल दिया। प्राचीन काल से अफ्रीका में जमीन की कभी भी कोई कमी नहीं रही। प्राचीन काल से जो अफ्रीका है उसमें ज़मीन की कोई कमी नहीं रही, जबकि वहाँ की आबादी बहुत कम थी। अफ्रीका में ज़मीन की कोई कमी नहीं थी, कारण था कि वहाँ की आबादी बहुत कम थी। क्या थी? आबादी क्या थी? बहुत कम थी। सदियों तक सदियों तो अफ्रीका की ज़िंदगी और कामकाज ज़मीन और पालतू पशु के सहारे ही चलता था। जो अफ्रीकियों की जो ज़िंदगी है, अफ्रीका की जो ज़िंदगी है, अफ्रीका के लोगों की जो ज़िंदगी है, वो कामकाज ज़मीन और पालतू पशुओं के सहारे ही चलता था। वहाँ पैसे या वेतन पर काम करने का चलन नहीं था कि अफ्रीकियों में जो अफ्रीका में है, पैसे और वेतन पर काम करने का चलन नहीं था। 19वीं सदी के आखिर में अफ्रीका एक ऐसी उपभोक्ता सामान बहुत कम थे। उपभोक्ता सामान क्या थे? बहुत ही कम थे, जिन्हें वेतन के पैसे से खरीदा जा सकता है। कि अफ्रीका में जो जीवन यापन हो रहा था वो सिर्फ जमीनी कामकाज, पालतू पशुओं के सहारे ही उनका जीवन यापन था। वहाँ कोई ऐसे उपभोक्ता सामान बहुत ही कम थे जिन्हें वेतन के पैसे से खरीदा जा सकता है। अगर आप अफ्रीका के किसान होते कि अगर आप अफ्रीका के किसान होते, उनके पास ज़मीन और पालतू पशु होते जिन्हें वहाँ कोई कमी नहीं थी, तो शायद आपको ये भी बात समझ में नहीं आती कि वेतन के लिए काम करने की क्या ज़रूरत है। 19वीं सदी के आखिर में 19वीं सदी के आखिर में यूरोपीय ताकतें अफ्रीका के विशाल भूक्षेत्र और खनिज भंडारों को देखकर इस महाद्वीप की ओर आकर्षित हुई थी। कि 19वीं सदी के आखिर में यूरोपीय ताकतें अफ्रीका के विशाल भूक्षेत्र और खनिज भंडारों को देखकर महाद्वीप की ओर आकर्षित हुई। यूरोपीय लोग अफ्रीका में बागान खेती करने और खदानों का दोहन करना चाहते थे ताकि उन्हें वापस यूरोप भेजा जा सके, लेकिन वहाँ एक ऐसी समस्या पेश आई जिसकी उन्हें उम्मीद नहीं थी। वहाँ के लोग तनख्वाह पर काम नहीं करना चाहते थे। मजदूरों की भर्ती और उन्हें अपने पास रोक के रखने के लिए मालिकों ने बहुत ही सारे हथकंडे आजमा कर देख लिए। सारे जो उनको रोकने का जो प्रयास किया था मजदूरों को भर्ती में, उन्हें अपने पास रखने के लिए जो सारे उनके प्रयास थे वो आजमा कर देखे, लेकिन बात है वो नहीं बनी। उन पर भारी भरकम के लिए लाद दिए गए, जिनका भुगतान केवल तभी किया जा सकता था जब करदाता बागानों या खदानों में काम करता हो। काश्तकारों को उनकी जमीन से हटाने के लिए उत्तराधिकार कानून भी बदल दिए गए। नए कानून में ये व्यवस्था कर दी गई कि अब परिवार के केवल एक ही सदस्य को पैतृक संपत्ति मिलेगी। इस कानून के जरिए परिवार के बाकी लोगों को भी श्रम बाजार में धकेलने का प्रयास किया जाने लगा। खान कर्मियों को बाड़ों में बंद कर दिया गया, क्योंकि खुलेआम घूमने फिरने पर पाबंदी लगा दी थी। वहाँ भी रिंडपेस्ट नामक विनाशकारी पशु रोग फैल गया था। अफ्रीका में रिंडरपेस्ट नामक की बीमारी सबसे पहले 1880 के दशक के आखिरी सालों में दिखाई दी थी। उस समय पूरी अफ्रीका में जो एरिट्रिया पर हमला कर रहे इतालवी सैनिकों का पेट भरने के लिए एशियाई देशों से जानवर लाए जाते थे। कि इतालवी जो सैनिकों का पेट भरने के लिए जो एशियाई देशों से जानवर लाए जाते थे, यहाँ बीमारी ब्रिटिश आधिपत्य वाले एशियाई देशों से आई है। उन्हीं जानवरों के जरिए वहाँ पहुँची थी। अफ्रीका के पूरे हिस्से के महाद्वीप में दाखिल होने वाली ये बीमारी जंगल की आग की तरह पश्चिमी अफ्रीका की तरफ बढ़ने लगी। कि जो ये महामारी थी, रेंडर पेस्ट है, ये कौन से देशों से आई थी? तो ब्रिटिश आधिपत्य वाले क्षेत्रों से एशियाई देशों में आई थी, क्योंकि इतालवी सैनिकों का पेट भरने के लिए एशियाई देशों से जानवर लाए जाते थे। तो इसलिए वहाँ क्या है, उन क्षेत्रों से ये पश्चिम की ओर फैलने लगी महामारी। और अफ्रीका में 1880 के दशक में ये महामारी फैली थी। 1892 में ये महामारी जो अफ्रीका के अटलांटिक तक जा पहुंची थी। 5 साल बाद ये केप अफ्रीका का दूरी दक्षिणी हिस्सा है, वहाँ भी पहुंच गई थी। केप है उसका दक्षिणी दूरी हिस्सा कौन सा है? अफ्रीका का दूर दक्षिणी हिस्सा तक पहुंच गई।
रिंडरपेस्ट ने अपने रास्ते में आने वाले 90% मवेशियों को मौत की नींद सुला दिया। पशुओं के खत्म हो जाने से तो अफ्रीकियों की रोजी रोटी के साधन ही खत्म हो गए, क्योंकि अफ्रीकियों की जो रोजी रोटी का साधन क्या, जमीन था और पशुपालन। जो रिंडरपेस्ट रोग के कारण पशुओं की मृत्यु होने लगी, तो उनकी क्या है, साधन भी खत्म हो गए। अपनी सत्ता को और मजबूत करने और अफ्रीकियों का श्रम बाजार की में धकेलने के लिए वहाँ के बागान मालिकों औपनिवेशिक सरकारों ने बच्चे खुचे पशु भी अपने कब्जे में ले लिए। इस तरह उनका अफ्रीकियों का जो है जीवन, जो रोजी रोटी है, वो जीवन व्यतीत मुश्किल होने लगा, क्योंकि उनकी आय के जो साधन खत्म हो चुके थे। संसाधनों पर कब्जे से यूरोपीय औपनिवेशिकों को पूरे अफ्रीका को जीतने और गुलाम बना लेने का बेहतरीन मौका हाथ लग गया था। 19वीं सदी की दुनिया के अन्य भागों पर पश्चिमी आक्रमण और विजय के परिणामों की ऐसी ही और कहानियां देखी जा सकती है। भारत में अनुबंधित श्रमिकों का जाना।